फ्रेम में दिख रहा बोर्ड आपको एक तरफ इशारा करता है, जहां वर्तमान समय में हम अलग अलग क्षेत्रों को विकसित करने की बात करते हैं और अलग अलग क्षेत्रों के विकास की बात करते हैं। वहां पर्यटन को बढ़ावा देने में अगर कहा जाए तो उत्तर प्रदेश के कई क्षेत्र और बिहार से सटा हुआ कुछ क्षेत्र केवल भगवान बुद्ध के नाम से जाना और पहचाना जाता है, और भगवान बुद्ध की वजह से और उनके स्थल होने की वजह से उस क्षेत्र का काफ़ी विकास हुआ है। लेकिन जो बोर्ड आपको दिख रहा है, जिस जगह पर हम खड़े हैं, वहाँ भगवान बुद्ध का वो समृद्धशाली इतिहास है, लेकिन सरकारी उपेक्षाओं का कहें या पुरातत्व विभाग की उपेक्षाओं का शिकार लगातार होता रहा है। 1992 की खुदाई के बाद से इस पूरे क्षेत्र की क्या हालत है वो आपको विजुअल में दिख जाएगा, और ऐसी जगह पे है जहां आपको पहुंचने में भी काफ़ी समय लगेगा। लगातार लोग लड़ रहे हैं, लगातार प्रयास किया जा रहा है, लेकिन फिर भी विकास इसका नहीं हो पा रहा है। क्या है इस देवदह की कहानी, क्या है इसका इतिहास, और देवदह क्यों आज तक उपेक्षाओं का शिकार है, यहाँ के कुछ जनप्रतिनिधियों से, कुछ लोगों से ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर में भगवान बुद्ध की इतनी पुरानी स्थली, भगवान बुद्ध की का ननिहाल कहे जाने वाला यह क्षेत्र, महाराजगंज जनपद जिनके नाम पर है उनका ये कर्म क्षेत्र, आज तक उपेक्षाओं का शिकार क्यों है। जानेंगे कि आखिर में इस जगह का विकास क्यों नहीं हो पाया, आखिर विकास न होने के पीछे का कारण क्या है। अगर विकास होता है, अगर इस पर पुरातत्व विभाग ध्यान देती है, ठंडे बस्ते से निकालकर इसको एक्टिव मोड में लाती है, तो फिर इस क्षेत्र का विकास कितना हो सकता है, इससे कितना लाभ होगा। तो हमारे साथ इस क्षेत्र के प्रधान जी हैं। कौन सा क्षेत्र है प्रधान जी, और आपका नाम क्या है और किस क्षेत्र में ये पूरा जगह आता है? मैं ग्राम प्रधान अमित सिंह, ग्राम पंचायत बनरसिंह कला के प्रधान हैं, और ये महाराजगंज जनपद का जो है लक्ष्मीपुर ब्लॉक पड़ता है, और वहाँ ये बनरसिंह कला स्थित है। ये प्राचीन समय में गौतम बुद्ध का ननिहाल था, जो देवदह के नाम से प्रसिद्ध था पहले। तो अभी पिछली जितनी भी सरकारें थी वो उनके कार्यकाल में ये उपेक्षित था। अभी ये वर्तमान जो सरकार है इसमें थोड़ा सा इस पर ध्यान दिया गया है, जिससे जो है यहाँ पे एक गेस्ट हाउस का निर्माण किया जा रहा है यूपी टूरिज्म के द्वारा। और बाकी तो अभी यहाँ पे ठीक से कनेक्टिविटी भी नहीं है, मेन रोड से जो 4 लेन की जो सड़कें वहाँ से कनेक्टिविटी प्रॉपर नहीं है, तो टूरिज्म जो टूरिस्ट आने को होते हैं वो आते भी नहीं हैं यहाँ पे। और अभी प्रॉपर तरीके से जो है इसका कोई जो एक्सपोजर नहीं मिल पाया है इस स्थान का, जितना इसका इम्पॉर्टेंट ये प्लेस है उतना जो है इसका एक्सपोजर नहीं मिला है। स्थानीय जो प्रतिनिधि रहे हैं, जो विधायक हैं, MP हैं, वो इस पर ध्यान नहीं दिए। अब जा करके जो है वर्तमान समय में ध्यान दे रहे हैं, तो इससे थोड़ा बहुत जो है विकास का कार्य शुरू हुआ है। आप काफ़ी दिनों से हैं इस क्षेत्र में, आपको लगा कब पहली बार नज़र पड़ी पुरातत्व विभाग की, कब से ये उपेक्षा का शिकार? ये पुरातत्व की नज़र तो इस पर 1980 से ही है इस पर, क्योंकि उन्होंने 88 एकड़ जो है इस पर संरक्षित क्षेत्र किया हुआ है। कुछ जो पुरातत्व के उसमें है कि मतलब उस पर सारी खेती वगैरह तो होती हैं, लेकिन ये है कि उस पर और खुदाई वगैरह का जो है कि बहुत ज़्यादा गहरे तक जो है खुदाई नहीं हो सकती है। तो 88 एकड़ तो संरक्षित है, बाकी 88 एकड़ जो है ये पुरातत्व की ज़मीन है जो एक्वायर्ड है। उसके बावजूद, इतने दिनों के बावजूद अभी तक नहीं। थोड़ा सा संक्षिप्त इतिहास बताइए कि यहाँ का इतिहास क्या है। संक्षिप्त इतिहास ये है कि ये महात्मा बुद्ध का ननिहाल है, और उनकी माता जो थी महामाया और उनकी मासी जो थी गौतमी, उनका जो है जन्म स्थान ये है। क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पे आपके? यहाँ पे तो एक बौद्ध टीला ये है, एक वहाँ बुढ़िया माई का स्थान वो भी प्राचीन समय से है, काफ़ी समय से, और एक जो मुख्य महल का वो अवशेष हैं वो वहाँ पे पड़े हुए हैं, पूर्व पश्चिम दिशा में ये है, और 2 पूर्ववर्ती तालाब यहाँ पे पड़े हुए हैं। तो ये 88 एकड़ ज़मीन एक्वायर करने के इतने दिनों बाद भी आज तक विभाग इस पर आखिर नज़र क्यों नहीं डाल रही है? अगर किसी भी क्षेत्र के विकास की बात की जाए तो उसमें पर्यटन मुख्य होता है, और भगवान बुद्ध के नाम पे पर्यटन क्षेत्रों के विकास के बारे में अगर आपको देखना है तो आप लुम्बिनी देख सकते हैं, आप कुशीनगर देख सकते हैं, जिसमें लगभग 10 से 15 वर्षों में कितना विकास हुआ है ये आपको नज़र आ जाएगा। अभी इस क्षेत्र में और लोग भी हैं, यहाँ पुरातत्व विभाग के एक कर्मचारी हैं जो काफ़ी दिनों से यहाँ कार्यरत हैं, उनसे भी हम जानेंगे कि क्या, कब से वो काम कर रहे हैं, क्या है कहानी। हमें सर ओम प्रकाश चौधरी नाम है। कब से काम कर रहे हैं? अब यहाँ 1996 से आए हुए हैं। हाँ, इसके पहले और कहीं ड्यूटी था, इससे पहले हमारे विभाग के लोग रह चुके हैं। क्या करते हैं आप? ये जो हो कि सरकार का ध्यान है कि 1.5-2 फुट के नीचे से आप खुदाई नहीं कर सकते हैं, और अपना खेती बाड़ी जो होता है अपना करते रहिए। जब कुछ भी करना हो तो विभाग से आदेश ले करके तभी आप कुछ कर सकते हैं। इसी के लिए देख रेख के लिए हम यहाँ रखे गए हैं। और कब कब लोग अधिकारी लोग यहाँ आते हैं? अधिकारी जब ज़रूरत पड़ता है तो वो आते रहते हैं, गोरखपुर से आते रहते हैं। यहाँ खुदाई जब हुई थी तो समय कुछ और मिले भी थे, वो सारी चीज़ कहाँ गई? अब उस समय तो सर हम थे नहीं, बनारस में थे, लेकिन आए थे तो कुछ सामान यहाँ से मिले थे, तो वो जो हो कि पटना के लोग टीम थी
और वही अपना संग्रहालय में पटना रखे हैं सर। देवदा और रामग्राम की कहानी हमने आपको दिखाई थी, और रामग्राम पर एक व्यक्ति से आपकी मुलाकात भी हुई थी जिन्होंने बताया था कि देवदा एक ऐसी जगह है जिस तक पहुंचकर भी उस सब चीज़ों को दिखाना चाहिए, उसकी कहानी जाननी चाहिए। तो राव साहब, आपसे ही जानते हैं कि कब क्या है पूरी कहानी इस देवदा की, और आखिर में आपको क्या लगता है कि क्यों उपेक्षाओं का शिकार है? सबसे पहले तो हम आप लोगों का स्वागत करते हैं इस देवदा की धरती पे, और आपके चैनल के माध्यम से जो भी मीडिया के लोग आते हैं उनका सबका स्वागत करते हैं, यहाँ की आवाज़ बुलंद करते हैं आप सब लोग। तो इसके हम सभी लोग देवदावासी आभारी हैं। ये सन 92 में इसकी खुदाई हुई थी, इस स्तूप की, और सन 92 की खुदाई में यहाँ पे जो स्तूप पीछे दिख रहा है, इस स्तूप के उत्तर वाले भाग में जला हुआ अवशेष मिला था, जो शुंग काल में जला दिया जाता था। आप जब इतिहास में जाएंगे तो शुंग काल में स्तूप को जलाया जाता था, बिहार को जलाया जाता था। तो खुदाई में अवशेष जो जले हुए अवशेष मिले थे वो स्पष्ट दिखाई दिए, और इसके अंदर, स्तूप के अंदर जब 92 में खुदाई हुई थी तो उस समय निदेशक थे, पुरातत्व विभाग के केंद्रीय निदेशक थे लालचंद सिंह जी। लालचंद सिंह के नेतृत्व में यहाँ खुदाई हुई, तो यहाँ कास्केट भी मिला था, भगवान बुद्ध की अस्थि कलश। उस अस्थि कलश के साथ साथ बहुत सारे ऐसे अवशेष मिले थे जो ये साबित करते हैं कि देवदा है और भगवान बुद्ध के काल का ही है, और बौद्ध स्थल ही है। तो इस स्थल से उस कास्केट को उसी समय, खुदाई के समय, लालचंद जी के नेतृत्व में पटना लेके चले गए। अभी हम लोग उसकी भी लड़ाई लड़ रहे हैं कि वो कास्केट इधर आ जाए, जो सबसे पवित्र चीज़ होता है बौद्ध जगत में। वही जो अस्थि कलश होता है उसी पे स्तूप बनाया जाता है और उसी का पूजा वंदना होता है। तो वो चीज़ यहाँ से निकल करके पटना में चला गया है। तो उसके लिए भी हम लोग एक लड़ाई लड़ रहे हैं। अभी मांग पत्र दिए थे 6 महीना पहले डीएम को और माननीय मंत्री जी को दिया था। तो माननीय मंत्री जी ने कहा कि हम जल्दी ही प्रयास करेंगे कि हम म्यूजियम बनाएंगे, म्यूजियम बना करके यहाँ पर लाएंगे उसको, उस अस्थि कलश को। तो वो आ जाएगा तो उसका भी एक रौनक बहुत बढ़िया होगा। अभी हम लोग मिले थे 2021 में, फरवरी 2021 में आदरणीय मुकेश मिश्राम जी से, जो पर्यटन प्रमुख सचिव हैं। तो उन्होंने 2 करोड़ कुछ रुपए का लागत का यहाँ डाक बंगला बनाया है, डाक बंगला दिया है, एक गेट दिया है, रोड मैप बनाया है, बहुत सुंदर चीज़ दिया है। और डाक बंगला के साथ साथ विपश्यना हॉल, जो बुद्ध जगत में बहुत ही अच्छा काम होता है कि वो विपश्यना लोग करते हैं। जैसे बुद्ध भगवान बैठे हैं विपश्यना हॉल में, विपश्यना वाले साधना केंद्र, तो ये साधना केंद्र बन रहा है। तो वो भी एक बड़ा यहाँ पर्यटकों को लुभाने का अच्छा व्यवस्था का एक और तरीका मिल गया है। माननीय, हम लोग आभारी हैं उनके, माननीय मुकेश मिश्राम जी के, कि उनके सहयोग से यहाँ आया है। अब जो लोकसभा में माननीय पंकज चौधरी जी ने उठाया था देवदा के दर्द को, वहाँ दिल्ली में दहाड़ के रखा था, तो उससे बड़ा असर गया कि तब से ये इसका विकास शुरू हुआ है। और जब हम लोग यहाँ से पश्चिम की तरफ देखते हैं, इस स्तूप के ठीक पश्चिम, तो महाराज अंजन का राजमहल है। महाराज अंजन के राजमहल से इस स्तूप तक आने का रास्ता है। उस राजमहल से दक्षिण तरफ एक बुढ़िया माता जी का, जो माता सुलक्षणा जी हैं, माता महामाया की माता जी, माता सुलक्षणा जी, उनका स्तूप वहाँ है। और उस राजमहल से उत्तर साइड में अभी आप दिखाएंगे, जो बहुत ही सुंदर पुष्करणी है, और उसी सुंदर पुष्करणी की वजह से इस नगर का नाम देवदा पड़ा था। देव मतलब राजा, और दह मतलब तालाब। देवदा राजाओं का तालाब के नाम से इसका नाम देवदा पड़ा था। और देवदह में आज भी इतना, उस समय काल में इतना सुंदर था जब आज दिख रहा है। तो आप यहाँ से कहीं भी एक कुआं खोद लेंगे, 20-200 से ज़्यादा कुआं मिलेगा। किसी भी एक कुएं से आप 1 किलोमीटर में रस्सी लगा देंगे तो उस 1 किलोमीटर रस्सी के नीचे अगर जितना भी कुआं मिलेगा उसी के नीचे मिलेगा। तो उस नगर को महाराज अंजन जी ने इतना सुंदर सुसज्जित सजाया था, बनाया था कि सीधा चाहे उत्तर दक्षिण का आप पाएंगे या पूर्व पश्चिम का पाएंगे तो उसी साइड पर पाएंगे जो रस्सी के नीचे ही मिलेगा। और हर खेत में कोई ना कोई एक कुआं मिलेगा। और बाद में तो उसका यहाँ सिंचाई का साधन बनाए, लेकिन उससे पहले जब नगर बसा था तो पानी पीने का साधन था। अभी आगे चल करके जो एक खुदाई हुई थी, उस खुदाई में रिंग बेल मिला था कुएँ के, जो बड़ा सा कुआं था। जब राजमहल जाएंगे आप, राजमहल से आगे आएंगे तो एक खुदाई उस सन 92 में खुदाई हुई थी, तो उस कुएं के अंदर रिंग बेल मिला था। रिंग बेल के साथ साथ बहुत सारे सिक्के मिले थे, बहुत सारे अवशेष मिले थे, जो पटना चला गया। लेकिन ये
अभी आप देखेंगे तो वो रिंग बेल भी अब ढक गया है, सारा चीज़ ढक करके रखा गया है। अभी यहाँ पे बुद्धमित्र जी ने मुकदमा किया था, कुशीनगर के भिक्षु थे, उनके मुकदमे की वजह से हाई कोर्ट में हाई कोर्ट ने जजमेंट दिया कि देवोदय की धरती को बचाए रखने के लिए पुरातत्व विभाग वहाँ जो भी विभाग काम करना चाहे करने दें और या अपने स्वयं संरक्षण करे। तो इस खुदाई के बाद यहाँ पे पन्नी लगा करके इसको ढका गया, सुरक्षित किया गया। और आगे जो आप पुष्करणी देखेंगे वो बहुत ही सुंदर पुष्करणी है। वही आगे चल करके इसमें जिलाधिकारी ने एक योजना बनाया है। जिलाधिकारी महोदय ने भगवान बुद्ध और माता महामाया का चलते हुए तस्वीर का पकड़ते हुए बचपन का दिखाया गया है, वहाँ बनेगा। तो ऐसी ये आने वाले दिनों में आप लोगों की वजह से इसका आवाज़ जो बुलंद होगा वो उस पर ज़्यादा असर आएगा। देवदा की कहानी जानी आपने, कुछ जनप्रतिनिधि, कुछ ऐसे लोग जो इसके अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं और कुछ व्यक्तिगत तौर पर भी अपने तरीके से इस क्षेत्र को विकसित करने का प्रयास कर रहे हैं। जब भी किसी क्षेत्र में जाते हैं और उसके विकास की जिम्मेदारी सबसे पहले चुने हुए जनप्रतिनिधियों की होती है। कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने उस ओहदे से ऊपर उठकर भी उस क्षेत्र के विकास के बारे में सोच रहे हैं। इसके पहले भी विधानसभा चुनाव के दौरान जब हम इस क्षेत्र में आए थे और हमने एक इंटरव्यू उस जगह पे किया था, जब दोबारा इस जगह पे आए तो हमें यह एहसास हुआ कि हम पहले आ चुके थे, लेकिन फिर भी हमें इसकी जानकारी नहीं थी क्योंकि कोई इंडिकेशन, कोई बोर्ड या कुछ भी लगा नहीं था। वर्तमान समय में उसके बाद यहाँ पर आपको बोर्ड, तालाब पे लिखा हुआ और जो भी इंडिकेशन आपको दिख रहे हैं वो जनप्रतिनिधियों के काम से दिख रहे हैं और वो सराहनीय योग्य हैं। लगातार प्रयास किया जा रहा है और हमारा ही प्रयास है कि इस देवदा को वह पहचान मिल सके, इस देवदा को वह सारी चीज़ें मिल सकें जिसके लिए उपेक्षित है। और अगर इस वीडियो को अगर आप अधिक से अधिक शेयर करते हैं, इस वीडियो को लोगों तक पहुंचाते हैं, जिम्मेदारों तक पहुंचाते हैं, खासकर उन लोगों तक जो भगवान बुद्ध में रुचि रखते हैं, तो भगवान बुद्ध का ये ननिहाल उपेक्षा का शिकार न होते हुए इसका भी विकास संभव हो सकता है। लगातार आपका प्रयास और हम भी इस पे प्रयास करते रहेंगे इस उम्मीद के साथ कि इस देवदा का भी विकास होगा और इस देवदा पे भी पर्यटक और श्रद्धालु आएंगे ताकि यहाँ के लोगों के जीवन शैली में भी अमूलचूल परिवर्तन हो सके और भारत के इस समृद्धशाली इतिहास के बारे में भी लोग जान सकें। इस पूरे वीडियो, इस पूरी खबर के बारे में अपनी प्रतिक्रिया हम तक पहुँचाएँ। आप जुड़े रहें हमारे साथ, हम इस तरह की अनोखी कहानी आपके बीच लाते रहेंगे।